जय हिंद। अब हम आज देखेंगे कांग्रेस का जो पार्ट 2 है, अधिवेशन हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा कि आप पिछले क्लास में देखे होंगे कि हम लोग कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन पढ़े, कांग्रेस क्या थी इसके बारे में पढ़े, कांग्रेस के करीब करीब 1916 तक के अधिवेशन को देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 1916 के बाद के वो कौन कौन से अधिवेशन हैं, उन अधिवेशन के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले बच्चों हम आपको ये बता दें कि ये जो आप लोग पढ़ते हैं इतिहास, भूगोल या पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो भी चीज़ आप जीएस में पढ़ते हैं, ये आप सोचते होंगे कि ये कैसे याद करना। याद करने का एक सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, मैप की खूब अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यानी आप मैप से कहीं भी देख सकते हैं, जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया या पूरे वर्ल्ड का मैप, अगर आप मैप को देखते हैं और उस मैप में आपको लोकेशन पता हो तो आपको जीएस बहुत ही आसानी से आपको लर्न हो जाएगा, यानी याद हो जाएगा। और जीएस के साथ साथ आप जब करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो भी आपको बहुत आसानी से उसको याद करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने लोकेशन, आपका तुरंत माइंड उस लोकेशन पर जाएगा कि वहाँ कौन सी न्यूज़ बनी है और तुरंत उस न्यूज़ के बारे में आप पढ़ लेते हैं और पढ़ने के साथ साथ वो आपको तैयार हो जाता है। अगर लोकेशन नहीं पता है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं जीएस की आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और सिर्फ आप रट रहे हैं, रटने के सिवा और कुछ नहीं। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, उन किताबों में आप देखेंगे क्या है, बस सिर्फ बिना फिगर का समझा दिया गया है, आपको लिख दिया गया, आप उसको पढ़ते हैं, आपका दिमाग ही नहीं जा पाता वो चीज़ है कहाँ। तो सबसे पहले आपको यही कोशिश करनी है कि मैप को समझना है कि मैप के थ्रू कैसे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कितना हमको पढ़ना है, पढ़े तो कितना पढ़ें। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम आखिर पढ़ते ही रहें, कितना पढ़ें कि जिससे मेरा ये सफिशियंट है, ये पता है नहीं। तो इसके लिए किसी भी काम को करने से पहले आपको उसकी थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर स्ट्रेटजी की थोड़ी सी चाहत है कि कैसे हम इस चीज़ को, तो आप समझिए आपकी मेहनत धीरे 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 कम हो जाएगी। वो आएगा कैसे? इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप जिस भी एग्जाम को तैयारी करिए उसका सबसे पहले आपके सिलेबस की पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस की जानकारी हो गई है, अच्छे तरह से सिलेबस तैयार हो गया, आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे एनालिसिस करके कि वो क्या होगा किस चीज़ पर। लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन देखते देखते आपको क्या अंदाज लग जाएगा कि इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन आते हैं, यही रिलेवेंट है, उसी को पढ़ा जाए। वरना आप पढ़ेंगे एक तरह से कहा जाए तो आप बहुत तरह बड़े समुद्र में आप कूद रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा उससे निकले कैसे, कितना पढ़ें कितना ना पढ़े, ये सब कन्फ्यूजन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, सिलेबस को अपने टेबल पर रखिए और डेली उसको आप देखते रहिए कितना हम पढ़े हैं, कितना अभी बचा हुआ है। जब आपका प्रीवियस ईयर खत्म हो जाए तब आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट ले सकते हैं। उस टेस्ट को तब आप जब करेंगे तो भी कुछ कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि हम जो है सही एक दिशा में जा रहे हैं। वरना ये बहुत अंदर की चीज़ है। अब इसी चीज़ के बारे में देखोगे, यही आप बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आप पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के, आईएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ वनडे एग्जाम में सिलेबस सेम है, लिख देता है भारतीय इतिहास, इतना ही कह देता है, लेकिन आप कितना, आप कैसे आप जानेंगे कि ये यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की? तो जो वनडे एग्जाम की पढ़ाई करें उनके बेस पर हम ये बनाए हैं कि वो किस तरह से इसको देखेंगे। और हम लोग अब शुरू करते हैं कहाँ से, 1917 से। 1917 का जो अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, इसको आप देखेंगे इस फिगर के थ्रू, इंडिया का रफली फिगर, तो वो कहाँ हो रहा था, कलकत्ता में। कलकत्ता में जो अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एनी बेसेंट जो थी, इनके बारे में हम डिटेल बताएंगे कि ये आयरलैंड की महिला थी, यहाँ होम रूल लीग आंदोलन चला रही थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, उसका काम था शिक्षा में प्रसार करना। ये सब हम एनी बेसेंट के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट पहली विदेशी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी कांग्रेस के अधिवेशन का क्या बनी थी, उसकी अध्यक्ष बनी थी। वो कहाँ हो रहा था, कलकत्ता में। कलकत्ता आप देखेंगे तो इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं बंगाल में है कलकत्ता। उसके बाद इससे यही क्वेश्चन पूछता है, पहली विदेशी महिला कौन थी, एनी बेसेंट, कब बनी थी, 1917 में, कहाँ पर, कलकत्ता में। दूसरा 1918 का अधिवेशन जब हो रहा था कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ, बम्बई में। कहाँ पर, बम्बई में। तो बम्बई को आप यहाँ फिगर में देखेंगे, बम्बई कहाँ, 2 नंबर यहाँ। तो मुंबई में, ये मुंबई बाद में इसका नाम हो गया, पहले इसका नाम बम्बई ही था, मुंबा देवी के नाम से उसका नाम बम्बई हो गया। ये कौन कर रहा था, हसन इमाम। आप देखे थे कांग्रेस की प्रथम फूट कब हुई थी, 1907 ईस्वी में, और कांग्रेस की दूसरी फूट हो गई हसन इमाम जब कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछा दूसरी बार फूट कब हुई कांग्रेस की, कांग्रेस के, तो दूसरी फूट कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। नरम दल गरम दल जो भी एक हुए थे 1916 में, वो अब अलग हो जाएंगे। यानी दूसरी बार फूट कब हुई, 1918 में। कौन कर रहा था, अध्यक्ष था हसन इमाम, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप देखेंगे 23, 24, 25 तो एक ही जैसा लगेगा। 1923 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हो रहा था, दिल्ली में। दिल्ली कहाँ,
फिगर में आप देखें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैप पे आप जितना फोकस करेंगे वो आपको उतना ही क्लियर होगा। दिल्ली में ये अधिवेशन हो रहा था 3rd नंबर, और ये कब हो रहा था? 1923 में। मौलाना अबुल कलाम इसका कौन किया था? अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन ये भी पूछा है, मौलाना अबुल कलाम के बारे में कैसे पूछता? सबसे कम उम्र के कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो यही थे मौलाना अबुल कलाम, इन्हीं का नाम था। यही आगे चल के पहले शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। फिर हम लोग देखें 1924 में गांधी जब पढ़ाता हूँ तो उसमें भी बताता हूँ गांधी के बारे में कि इसकी अध्यक्षता गांधी किए थे, और एक ही है जो गांधी इसी की अध्यक्षता किए, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में भाग लिए। ये कहाँ था? बेलग्राम, जो कर्नाटक में है। बेलग्राम यानी कर्नाटक में, ये है आपका कर्नाटक के बेलग्राम में। गांधी जी एकमात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता किए, जो कहाँ का है? बेलग्राम, कर्नाटक का है। 1924 ये सन है। उसके बाद 1925 है, सरोजिनी नायडू करती हैं, जो कानपुर यूपी में होता है। कहाँ पर? कानपुर यूपी में। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 1925 में कौन किया था अध्यक्षता? तो सरोजिनी नायडू, जो कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और ये फर्स्ट भारतीय महिला थी, प्रथम विदेशी महिला एनी बेसेंट, फर्स्ट भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। फिर 1929 और 31 दोनों सेम है। 1929 का 31 का दोनों भारत में न होकर के हुआ था उस समय भारत, लेकिन तब भारत बटा नहीं था, आज बन गया पाकिस्तान। तो कहाँ हुआ था? ये आज के समय में पाकिस्तान में है। तो 1929 आप देखेंगे तो लाहौर में हुआ था। लाहौर यहाँ पर यानी लाहौर में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे और पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग, यही क्योंकि इनको लग गया था बहुत बार पहले 1906 में स्वराज पारित किया गया था, ये हम डिटेल उसके पहले पढ़ाए हैं। 1929 में पूर्ण स्वराज कहें, अब कहें बहुत कुछ हो गया, अब हम पूरा साम्राज्य, पूरा स्वराज लेकर के रहेंगे, यानी अब मेरा केंद्र में भी राज्य में हमारी सत्ता होगी, यही इन्होंने पारित किया। और रावी नदी के किनारे क्या ये जनगण मन राष्ट्रीय गान गाए। और उसके बाद इन्होंने 26 जनवरी 1930 को क्या किए? ये लोग अपना कहें कि हम इसी दिन आज़ाद हो जाएंगे। 26 जनवरी 1930 ये तिथि इतनी इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930 तिथि की, कि पीसीएस लेवल तक के कोर्स एग्जाम में पूछता है कि आखिर क्यों 26 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाए? अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये तिथि इसी लाहौर के अधिवेशन में, कहाँ पर? लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज पारित हुआ और राष्ट्रगान गाने के बाद 26 जनवरी 1930 की तिथि डिसाइड की गई और बता दिया गया कि इसी दिन हमारा पूरा देश जो है क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। लेकिन वो आज़ादी मिली नहीं। अब मिली नहीं तो इसको भूलना नहीं चाहते थे हमारे देश के जो भी है संविधान निर्माता, कह रहे थे कि वो 26 जनवरी वाली जो तिथि है वो भूलेंगे नहीं। उसी के दिन क्या संविधान पहले ही नवंबर में ही बन गया था, 1949 में नवंबर में ही बन गया था, लेकिन उसको लागू कर दिया गया 2 महीने रुक करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनाता है कि आखिर क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 इसलिए लागू किया गया कि 26 जनवरी 1930 के समय, इसी अधिवेशन के समय एक डेट डिसाइड की गई थी कि इसी दिन हम आज़ाद हो जाएंगे, और वो आज़ादी मिली नहीं, जिसके वजह से वो डेट भूलना नहीं चाहते थे। तो यही वो अधिवेशन था, लाहौर का अधिवेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1931 जो कराची में हुआ था, कराची भी पाकिस्तान में है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? यहीं पे मौलिक अधिकार की मांग की है। तो क्वेश्चन पूछता है या मैचिंग करवा के पूछेगा, मिलान करा के पूछता है कि मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में हुई? तो 1931 में हुई। कहाँ के अधिवेशन में? कराची के अधिवेशन में। तो आप देख लीजिए ये पूरा। अब हम लोग देख रहे हैं, इस फिगर में भी हम लोग ड्रा कर चुके हैं, ये सारे हैं। इससे अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला कि ये कौन कौन से बचे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा 1931 तक, यानी 1917 से लेकर 1931 तक देख लिया। आपको रिवाइज करा देते हैं 2 मिनट में। 1917 में एनी बेसेंट करती हैं, पहली भारतीय महिला, पहली विदेशी महिला कौन? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला पूछेगा तो उसका नाम हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कब करती हैं? 1925 में। कहाँ पर? तो वो कानपुर में। अब पहली विदेशी महिला एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनती हैं? 1917 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। एनी बेसेंट पहली विदेशी महिला। उसके बाद देखें 1918 में हसन इमाम, यानी दूसरी बार कांग्रेस में क्या हो गई? फूट हो गई। उसके बाद 1923, 24, 25 देखे थे, 23 हम लोग देखे थे मौलाना अबुल कलाम, जो क्या है आगे जाके पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं और सबसे कम उम्र के यही बने थे। दिल्ली में अधिवेशन हुआ था 1923 का, मौलाना अबुल कलाम। 1924 देखे थे तो एकमात्र जो कर्नाटक के बेलग्राम में किए थे वो महात्मा गांधी। 1925 आप सब जानते हैं कानपुर में। और कौन करेंगी?
उनका नाम है सरोजिनी नायडू। आगे जाके वो यूपी की राज्यपाल भी बनती हैं। तो सरोजिनी नायडू देखें हम, उसके बाद 1929 और 31 देखें। 1929 किसको देखें? जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू लाहौर के अधिवेशन में 29 में, और 31 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखें। पटेल के बारे में हम देखें कि मौलिक अधिकार की मांग करते हैं, पास होता है। ये कराची का अधिवेशन था 31। अब हम लोग देखते हैं 1938 और 39 दोनों हमारे बहुत ही माने जाने हैं। वो मतलब सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास भी किए थे, फिर नौकरी भी छोड़ दिए। आगे जाकर वो विदेशी संबंध, चूँकि विदेशी संबंध उनके बारे में बहुत जानकारी थी, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। आगे ये जाते हैं, इनकी पूरी कहानी है कि ये किस तरह से आप जो है अफगानिस्तान होकर रसिया होते हुए जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर पूरी तरीके से जो है उनका पूरा सपोर्ट करता है। यानी उसके ही जर्मनी का मित्र जापान से फिर उनको जापान भेजा जाता है, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, फिर आकर के वो आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। फिर आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन करते हैं सिंगापुर में। फिर वहाँ से जो है वो लौटते हैं, फिर गांधी जी को राष्ट्र पिता बोलते हैं, फिर वहाँ से आशीर्वाद मांगते हैं, फिर मणिपुर आते हैं, दिल्ली चलो का नारा बोलते हैं। यानी बहुत सारी कहानी है सुभाष चंद्र बोस से। महिला ब्रिगेड बनाए हैं, उसमें महिला ब्रिगेड का नाम क्या है, ये सारी कहानी हम किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे, पूरा सुभाष चंद्र बोस क्या थे कैसे। लेकिन आज हम सिर्फ इतना बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो किस किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं, कौन सी ऐसी वजह आ गई कि वो अध्यक्ष पद छोड़ करके भाग गए, उनके बारे में हम देखते हैं। तो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, ये हरिपुरा में हो रहा था। हरिपुरा जो जगह है आप देखेंगे गुजरात में है, तो हरिपुरा गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने और ठीक ठाक से अध्यक्ष रहे। अगले साल जब 1939 में त्रिपुरी जगह है मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश का आप त्रिपुरी देखेंगे, यहाँ पर अध्यक्षता हो रही थी। तो इसके जो कैंडिडेट बने वो यही बने कि यही अध्यक्ष रहेंगे, कौन? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस। लेकिन हो गया यहाँ बवाल। वो कैसा बवाल हो गया? गांधी जी के अपने खुद के एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। ये गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, इनके करीबी थे। ये क्वेश्चन पूछा है कि पट्टाभी सीतारामैया कहाँ के रहने वाले थे, तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। यानी ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था मद्रास से अलग होकर के, आंध्र प्रदेश 1953 में, इसी आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे पट्टाभी सीतारामैया। और किसके? गांधी जी के बहुत करीबी थे। गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया पट्टाभी सीतारामैया। कहाँ के अधिवेशन में? ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। अब यही हुआ, जब वोटिंग हुई तो ये हार गए और जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। जिस तरह से जिस भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कौन अध्यक्ष बना था, तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, इन्होंने ही जीत गया था। लेकिन हुआ क्या, जब इनको आगे लाया गया तो जब वोटिंग हुई यही जीते। लेकिन अब इसमें क्या, पूरी तरीके से इंसल्ट हो गई किसी महात्मा गांधी की, और महात्मा गांधी का कैंडिडेट जब जीता नहीं और इंसल्ट हो गई, तो ऐसा, चूँकि ICS की परीक्षा पास किए थे सुभाष चंद्र बोस 1920 में, 21 में नौकरी छोड़ दिए थे देश के लिए कि देश है तो सब कुछ है। आज देखिए आज का युवा और तब की वो सुभाष चंद्र बोस, बहुत मतलब आज भी युवा के अंदर अगर ये सब जानकारी हो, अगर इतिहास की अच्छी खासी पकड़ हो, तो किसी से नहीं डरेगा। अपनी बात को तो हर जगह वो कायम रखेगा, आगे रखेगा, अपना हक, अपना सवाल पूछने से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो वही काम सुभाष चंद्र बोस 21 में नौकरी छोड़े थे और आए थे 38-39 में किए थे। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ये हार गए हैं पट्टाभी सीतारामैया, ये इसके गांधी जी के कैंडिडेट हैं, तो इंसल्ट को बचाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने उस अपनी अध्यक्ष पद को क्या त्याग पत्र दे दिया, कहा हम नहीं रहेंगे 1939 में। तो क्वेश्चन पूछे कि कौन से सन में इन्होंने भाग गए थे अध्यक्ष पद छोड़ के, तो 39 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पद ही छोड़ दिए और कहें कि हम नहीं रहेंगे। तो इनके बीच में चूंकि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे वर्ग से थे, मतलब काफ़ी अच्छा खासा समझ रखते थे इन सब चीज़ों में। तो ये आए कहें अब कोई नहीं रहेगा, हम रहेंगे। यानी गांधी जी के इंसल्ट को बचाने के लिए कौन ले लिया पद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन जैसे पूछे, अगर पूछेगा उनके पद छोड़ने के बाद कौन अध्यक्ष बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे पहले रहा कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपुरी संकट किस अधिवेशन से संबंधित है, तो किससे है? 1939 के अधिवेशन से संबंधित है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ही थे, बाद में उनके हटने के बाद कौन? राजेंद्र प्रसाद बने, और कैंडिडेट कौन था गांधी जी का? पट्टाभी सीतारामैया, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन है जो कांग्रेस का इतिहासकार था? पूरे कांग्रेस की इतिहास लिख रहा था, कौन लिख रहा था? पट्टाभी सीतारामैया। तो कांग्रेस के इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं पट्टाभी सीतारामैया। अब हम लोग देखते हैं 1940 से लेकर के 46 तक कौन था।
चूँकि आप देखते हैं 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय किसी को समय ही नहीं मिला। उसी समय हमारे महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट लेकर के चल रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन में किसी के पास समय नहीं था। लिंग लिथो उस समय वायसराय था। बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसमें आप देखेंगे तो महात्मा गांधी की खुद ही गिरफ्तारी, यानी पूना के आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। जयप्रकाश नारायण जो आपका हजारी बाग यानी पटना के पास है, वहाँ इनको जेल में रख दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में यहाँ रख दिया गया था बिहार में। ऐसे ऐसे सारे नेताओं को बंद कर दिया गया था। उसी समय निकल करके आई उषा मेहता। जब लगा कि सारे लोग नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था, जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। लिंग लिथो उस समय वायसराय था, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो उसी में सब लोग बिजी थे और उषा मेहता जैसे लोग निकल कर आई, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, रेडियो पर प्रचार किए कि कोई नेता जो है कहीं छिपा उपा नहीं है, ये सब गिरफ्तार किए गए हैं, आप लोग आंदोलन को जारी रखिए। वो सब डिटेल कहानी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बताएंगे 1940 से 46 तक किसी को समय नहीं था कि हम कांग्रेस का अधिवेशन करें। तो इस अधिवेशन की में कौन कर रहा था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और वही अध्यक्ष बने थे 40 से लेकर के 46 तक। एक मतलब लगातार ये टोटल 46 से 46 यानी 5-6 साल अकेले ही रहे। इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम। यही हैं जो सबसे कम उम्र के, एक बार पहले भी बन चुके थे 1923 में, तो यही रहे। उसके बाद 1947 में जब ये हुआ कि अब एक बार और हम लोग किया जाए अधिवेशन, तो उसको कहते हैं विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन कब हुआ था? ये 11 नंबर विशेष अधिवेशन 1947 में दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विशेष अधिवेशन दिल्ली में करें। तो आप ये सारे समझ चुके हैं। यही तक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ये अधिवेशन के बाद हम लोग गांधी को पढ़ेंगे। गांधी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, फिर क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, फिर समाज सुधार आंदोलन, ये सारे कुछ किसान आंदोलन है, कुछ जनजातीय आंदोलन है। इन सब आंदोलन को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं, हिंदू महासभा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ करके तब हम लोग देखते हैं एक वायसराय यानी गवर्नर जनरल का टॉपिक। तब लगता है कि ये आधुनिक इतिहास का ये मेन, जिसको कहें जान है, मेन पोर्शन है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यानी अगर आप आधुनिक इतिहास के 10 से 12 से 13 टॉपिक को पढ़ लिए, आपको मैं बता दूं, विदेशी आगमन हो गया, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ लीजिए, क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़िए। क्रांतिकारी आंदोलन में 2 चरण है, एक शुरुआत का, एक बाद वाला। फिर क्रांतिकारी आंदोलन भारत में, विदेश में, इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ लिए। फिर समाज सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनके बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक ठाक से, तो वायसराय को पढ़ लेते हैं, मुस्लिम लीग को पढ़ लेते हैं, तो आपको अब लग जाएगा कि आप आधुनिक इतिहास को अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जब इतना कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, आप, ये मेरी गारंटी है कि आप अगर इतिहास से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसके बाद मेडिवल, एंशिएंट को, इन सबको देखा जाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इन सब चीज़ों को। अब हम लोग मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अभी एक्चुअल में मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अभी अपने जहाँ पर मैं शूट करता हूँ वहाँ जा भी नहीं पा रहा था, इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर हम कहें बताते रहें। फिर आगे हम लेकर के आएंगे कोई दूसरा टॉपिक।